सभी को ऑफिस से ससम्मान तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पर मंच तक लाएंगे। उसके बाद सम्मान समारोह होगा। उसके बाद हम श्री शिव के बारे में अपनी स्टोरी उनसे शेयर करेंगे और तत्पश्चात अतिथि से भी हम उनकी जर्नी उनसे सुनेंगे कि किस तरह से उनके जिंदगी में किस तरह की पड़ाव आए, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे वो आगे बढ़े। तो आप सभी पूरा फोकस यहाँ करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा और बहुत खास दिन है हम सबके लिए कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी, एक बहुत अच्छी शख्सियत आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हुई है। हम सबका ये सौभाग्य है। फल के लिए जो टीम यहाँ पर हमने निर्धारित की थी, मैं चाहूंगा कि वो प्रॉपर अपनी जगह पे यहाँ पर आ जाए। वापस से हम फिर से अपनी शुरुआत प्रेयर से ही करेंगे। आप सभी तैयार हैं? यस सर। मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास, मेरी है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास, मेरे लिए है जमीन। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता। सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता। त्रुटियों को करना क्षमा, प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, प्रभु रखना अपनी दया, पाना है मुझको शिखर, खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ, सपने हैं मेरे बड़े। प्रभु रखना अपनी दया, प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद हैं और आज हमको सुनेंगे। उनका एक छोटा और संक्षिप्त सा परिचय मैं आप सभी को करा दूं। आज हमारे बीच एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता जो कि वकील भी हैं, लेखक भी हैं और साथ ही साथ कबीर विकास संचार केंद्र सोदपीठ के अध्यक्ष भी हैं। आज हमारे बीच श्री कुणाल शुक्ला जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज हमारा सौभाग्य भी है कि आज साथ ही साथ हमारे साथ प्रीति उपाध्याय शुक्ला भाभी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूँ। मंच पे दो छोटे बच्चे भी आपको दिख रहे होंगे, मैं उनका भी परिचय आपसे करा दूं कि कर्मण्य है और नायरा है। मैं उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूँ। जहाँ तक कुणाल भैया की बात है तो मैं आपको बताता चलूं कि क्योंकि वो वकील भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लेखक भी हैं और अभी इनकी एक किताब आने वाली है जिसका नाम है बस्टर टाइगर और उस किताब के ऊपर एक मूवी भी बन रही है जो मेरी जानकारी में आई है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब आप
इतने सारे प्रोफेशन में एक साथ होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि सारी चीजों के साथ आप न्याय कर पाए। तो भैया को मैं देखता हूँ इतनी एनर्जी, हर जगह इतने एक्टिव दिखते हैं कि समझ नहीं आता कि कैसे टाइम मैनेज कर पाते हैं। तो ये चीज हम आज जानेंगे, ये रहस्य से भी आज पर्दा उठेगा। आज भैया से हम लोग जानेंगे कि कैसे इतना एक्टिव रह पाते हैं, ताकि हम लोग भी अपने जीवन में हर जगह, हर कार्य, हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे भी हमें कोशिश करें कि हम भी भैया से सीखते हुए एक्टिव रहें। भैया की इससे पहले 3 किताबें आ चुकी हैं, जिसमें संत वाचम, इसके बाद एक किताब आई झीरम घाटी का सच। ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही, बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया, बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सराहा गया इस किताब को, क्योंकि बहुत अच्छे से, बहुत खुल के और बहुत न्यायपूर्ण तरीके से इस पूरी किताब को लिखा गया। इसके बाद भैया की किताब आई किस्सा गोई, और ये भी बहुत ही शानदार किताब है। भाई का वो जो गमछा है और वो जो खजूर है वो हर तरफ चर्चा का विषय है। तो इससे पहले कि प्रोग्राम को मैं और आगे बढ़ाऊं, एक बात जैसे कि हमारी परंपरा रही है अतिथि देवो भव की, तो उस परंपरा का निर्वहन करते हुए सबसे पहले मैं जीएम सर से निवेदन करूंगा कि कुणाल भैया का शॉल और श्रीफल से स्वागत करें। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया आपका जो आप जैसे सम्मानित व्यक्ति के हाथ में अपनी विशेषता रखने वाले हर ऐसे व्यक्तित्व को हम यहाँ पर सम्मानित करते हैं श्री शिवम सम्मान पत्र से। तो मैं चाहूंगा कि जीएम सर सम्मान पत्र, श्री शिवम का सम्मान पत्र देके कुणाल भैया को सम्मानित करें। इसके बाद मैं नेहा बरेरा मैम को आमंत्रित करूंगा कि यहाँ पर आए और प्रीति भाभी का शॉल एवं श्रीफल से स्वागत करें। इसके बाद मैं वंदना मैम को भी आमंत्रित करूंगा यहाँ पर आए और कर्मण्य जी का शॉल एवं श्रीफल से स्वागत करें। मैं यहाँ पे कुणाल भैया को बताना चाहूंगा कि अतिथि देवो भव ये हमारी श्री शिवम की परंपरा है, ये हमारा कल्चर का एक हिस्सा है। हम हर क्षेत्र से ऐसे शख्सियत को जो समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं या कुछ बेहतर करने की सोच के लोग अगर आगे चल रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर बुला करके खुद को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। अभी हम लोग रोज सुबह एक साथ इसी तरह अपने दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जहाँ पे हम प्रेयर करते हैं वहां से एक पावरफुल एक वाइब्रेशन होता है जो दिन भर हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। हमारे पर्सनल लाइफ की जो भी चीजें हैं उससे हम जब यहाँ पर आते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो हम अपने आप को एकदम रिलीफ महसूस करते हैं प्रेयर के बाद, और उसके बाद दिन भर के लिए एक नई एनर्जी के साथ हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जुटते हैं। तो ये हमारी शुरुआत है। साथ ही साथ हम बहुत उच्च गुणवत्ता और बेहतरीन क्वालिटी के साथ साथ एक कल्चर रूप से रहने पे विश्वास करते हैं, एक पारिवारिक रूप से रहने पे विश्वास करते हैं। हमारे जो भी कस्टमर हैं उनको हम ये फील कराते हैं कि हम मार्केट में बाकी लोगों से बेहतर इसलिए हैं क्योंकि हम अपने कल्चर पे ध्यान देते हैं, हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को कहीं ना कहीं लेकर के आगे जाने की कोशिश करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जो भी पर्व, जो भी त्योहार होते हैं, हम लोग इसी मंच पे सारे लोग मिलजुल कर उसको मनाते हैं। बहुत भव्यता, बहुत शालीनता और बहुत सुंदर रूप से यहाँ से मनाते हैं हम लोग हर त्योहार को। साथ ही साथ हम हर साल 2 बार सिल्क फेस्टिवल करते हैं, ताकि जो हथकरघा और बुनकर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं हम एक मंच दे पाए और उनसे जुड़ पाए कहीं ना कहीं हम। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम साथ साथ लेकर के चलते हैं।
और इसके बाद मैं चाहूंगा कि क्योंकि आज कुणाल भैया यहाँ पर मौजूद हैं, तो ज्यादा वक्त मैं ना लेते हुए आज हम ज्यादा वक्त उनको दें और उनको यहाँ पर सुन पाए, क्योंकि भैया ने भी, क्योंकि ना हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ये तो एकदम निश्चित है और 100% बात है। तो मैं कुणाल भैया से भी जानना चाहूंगा कि उनके जीवन में जब कोई ऐसा उतार चढ़ाव आया, जब उनको ऐसा लगा होगा कि यार मैं सही कर रहा हूँ या मैं कैसे आगे बढ़ूं, या कोई भी विपरीत परिस्थिति जब उनके साथ आई होगी तो कैसे उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और कैसे इस मुकाम तक यहाँ तक पहुंचे, ताकि हमारी टीम जो यहाँ पर बैठी हुई है उसको भी, उनका भी मनोबल बढ़े और वो जब भी उस परिस्थिति में फंसे तो उनको याद आए कि नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कुणाल भैया को। बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे अंदाज नहीं था कि मुझे आप सबके बीच बोलना है और अचानक मुझे माइक पकड़ा दिया गया और मैं बिना तैयारी के आया हूं और हम लोग एक साधारण बातचीत करेंगे जैसे यह कोई कार्यक्रम नहीं। और इस परिवार से बहुत पुराना नाता है, अभी बात भी चल रही थी, श्री शिवम परिवार से हम लोगों का नाता उस समय से है जब ये यहाँ पे पणजी के शॉपिंग मॉल में खुला था, तब हम लोग नियमित जाते थे। और अभी हम लोग बात कर भी रहे थे कि इन बच्चों के मुंडन की शॉपिंग जो है जो श्री शिवम से हम लोगों ने की थी। खैर अपन मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, सबसे अधिक प्रभावित क्या करता है आपको? खासतौर से मैं जानना चाहूंगा, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की, लोगों को बहुत प्रभावित करता है कि बिल गेट्स जो है इतने बड़े आदमी हो गए, या अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की बात होती है कि वो उन्होंने एक गैराज से अपना जो है काम शुरू किया और आज जो है अमेज़न एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका प्रभाव चाइना और भारत की इकोनॉमी में दिखता है। या टेस्ला के मालिक एलन मस्क की बात यहाँ चलती है कि कैसे साउथ अफ्रीका से निकलकर एलन मस्क जाते हैं और अमेरिका में टेस्ला बनाते हैं और टेस्ला आज सिर्फ पृथ्वी ही नहीं जबकि अंतरिक्ष में भी एक्सप्लोर चीजें कर रहा है। टेस्ला जो है अंतरिक्ष में जा रहा है। पर मुझे क्या प्रभावित करता है, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मुझे प्रभावित करता है कि बालोद जैसी जगह से, छोटी जगह से निकलकर एक व्यक्ति निकलता है और रायपुर में आके श्री शिवम जैसा बहुत अच्छा शॉपिंग मॉल स्थापित करता है, कपड़ों की दुकान स्थापित करता है। रायपुर ही नहीं, वह आगे बढ़ता है, देश के अन्य शहरों में अपना स्टोर खोलते जाता है और तमाम लोगों को रोजगार देता है, सम्मान देता है। मुझे यह प्रभावित करता है। आपको करता है कि नहीं बताइए? तो हमें चर्चा करनी चाहिए कि कैसे, किस प्रकार से एक बालोद से निकला व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा, अपनी लगन से आगे बढ़ता है। परंतु हम किस चर्चा में उलझ जाते हैं? हम चर्चा में उलझ जाते हैं बिल गेट्स ने क्या किया, हम चर्चा में उलझ जाते हैं एलन मस्क ने क्या किया, या हम चर्चा करते हैं जेफ बेजोस ने क्या किया। परंतु हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए कि कैसे हमारे पड़ोस के जो एक छोटे से शहर से निकला एक व्यक्ति किस प्रकार से आगे बढ़ता है और तमाम रूप से अपना नाम समाज में, शहर में स्थापित करता है। तो दोस्तों, इस बात के लिए ताली होना चाहिए। जैसा कि अभी हम लोग बात कर भी रहे थे, मेरे परिचय में वकील बताया गया। मैं अभी बाबूजी को भी बता रहा था, भाई साहब को भी बता रहा था कि लोग मुझे अक्सर वकील समझ जाते हैं जबकि मैं वकील हूं नहीं। और वकील मुझे लोग इसलिए समझ जाते हैं क्योंकि मैं कानून की किताबें पढ़ता हूं, कानून की जानकारियां रखता हूं, पुराने केस क्या होते हैं उनको समझता पूछता हूं और जनहित याचिकाएं लगाता हूं खुद से। इसलिए लोग मुझे वकील समझने की भूल कर बैठते हैं जबकि मैं वकील हूं नहीं। मुझे बहुत दिन तक राज्य के सूचना आयुक्त वकील समझते रहे, मुझे बहुत दिन तक राज्य के लोकायुक्त वकील समझते रहे। जब ये साल 1.5 साल हो गया तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, मैं वकील नहीं हूं, मैं तो एक साधारण पत्रकारिता का ग्रेजुएट व्यक्ति हूं। मैंने पत्रकारिता की है, एमए हिस्ट्री किया है और मुझे इन सब चीजों का ज्ञान है। वकील मुझे इसलिए समझते हैं क्योंकि मैं कानून की किताबें पढ़कर आपके सामने बैठा हूं। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि डिग्री का महत्व तो नहीं है, महत्व है आपके नॉलेज का, आपके ज्ञान का। डिग्री मायने नहीं रखती दोस्तों, मायने ये रखता है कि
आपका नॉलेज क्या है, आपका उस विषय को लेके ज्ञान क्या है। आपको मैं तमाम ऐसे उदाहरण दूंगा इतिहास में जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग जो है उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। जैसे कि आपने बादशाह अकबर का नाम सुना होगा। बादशाह अकबर बीरबल के किस्से तमाम मशहूर हैं, परंतु मैं आपको बताऊंगा जिस व्यक्ति ने भारत में राज किया, जिस व्यक्ति ने भारत को एक प्रकार से उस दौर में देखा चलाया, वह व्यक्ति अनपढ़ था। उसके पास कोई बहुत अधिक डिग्री या नॉलेज नहीं था। इसलिए भी नहीं था क्योंकि ऐसी स्थिति परिस्थिति थी, 13-14 वर्ष की उम्र में वह गद्दी पे बैठता है और युद्धों में उलझ जाता है। तमाम तरीके से उसको अफगान विद्रोहों का सामना करना पड़ता है, तमाम तरीके से अन्य जगहों पे उसको विद्रोह का सामना करता है। तो पढ़ाई लिखाई का उसको मौका नहीं मिला, परंतु बादशाह अकबर ने अपने आप को सिद्ध किया कि बिना डिग्री, बिना पढ़ाई लिखाई के भी किस प्रकार से राज किया जा सकता है, किस प्रकार से देश संभाला जा सकता है। अगर हम यहाँ बात करें तो मैं एक बात हमेशा से इन बच्चों को भी मैं बताता हूँ, शायद ये आपको बताएं कि आज कल भी बात चल रही थी और आज भी बात चल रही थी कि किसी काम के लिए मना मत करो आप। तो जो मेरा जो स्वभाव रहा, मैं अगर आपको मैं बताऊं तो एक फियर था, एक बहुत डर था। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे यहाँ पे तो लोग बोलते थे कि जो अभी जैसे प्रेयर हुआ तो मैं जब भी पकड़ता था तो मैं स्तब्ध रह जाता था, शून्य एक सामने छा जाता था, मैं कुछ बोल नहीं पाता था। और लोग बोलते थे कि नहीं आप कुछ कम से कम चुटकुला सुना लो, तो वह चुटकुले तक मैं नहीं सुना पाता था। परंतु एक समय स्थिति परिस्थिति ऐसी आई कि मैं सिर्फ टीवी में बोलने के लिए, सिर्फ टीवी में डिबेट के लिए मुझे लोगों ने जाना छत्तीसगढ़। मैं यही कर रहा था कि इन बच्चों को भी मैं समझाता हूं कि किसी भी चीज के लिए, किसी भी चुनौती के लिए ना मत कहो। मैं इनको ये बोलता हूं कि हाँ, अगर हिमालय चढ़ना है तो मैं बोलता तुम हाँ बोलो, हाँ मैं चढ़ सकता हूं, यस वी कैन, हम कर सकते हैं। अगर 7 समुद्र पार करना है तो मैं बोलता नहीं तुम मना मत करो, हाँ तुम बोलो, मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं, मैं 7 समुद्र पार करके दिखाऊंगा, तैर के दिखाऊंगा। कोई चीज मुझे किसी चीज से वो रोक नहीं सकती, कोई बाधा, कोई दिक्कत मुझे रोक नहीं सकती। तो देखिए, मैं इन बच्चों को इस प्रकार से प्रेरित करता हूं। तो मैं आपसे भी चाहता हूं कि किसी भी काम के लिए, किसी भी चुनौती के लिए आप मना मत करिए कि नहीं ये हम नहीं कर सकते, हाँ कहिए ये हम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरा मैं देखता हूं और मैं ये बात हमेशा लोगों से अनुरोध भी करता हूं, मैं इन सब बच्चों को सिखाता हूं और तमाम जो मित्र साथी हैं उनको भी सिखाता हूं कि एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो बात हम सबसे कहीं ना कहीं से मिसिंग है, कहीं ना कहीं से हम चूक रहे हैं, वो है इस पर्यावरण की रक्षा करना, इस पृथ्वी की रक्षा करना। और मैं तमाम इस तरह के जब बड़े बड़े शोरूम में जाता हूं या उन ऑफिसों में जाता हूं तो आप क्या कर सकते हैं अपनी पृथ्वी के लिए, या हम अपने इस पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं देखता हूं कि अगर जहां पे कोई व्यक्ति नहीं है और वहां पे पंखा लाइट चल रहा है तो कम से कम आप उस पंखे लाइट को बंद करिए। वो आपकी एनर्जी बचाएगा और एनर्जी के साथ साथ वो आपके पर्यावरण और पृथ्वी को बचाएगा। तो कृपया इस बात का आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि इस बात का ध्यान रखिए। थाली में मैं इन लोगों को, बच्चों को भी सिखाता हूं कि खाना उतना ही लो बेटा जितना आप वो खाना खा सकते हो। खाना ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है कि जब हम ये पृथ्वी आज 750 करोड़ की जनसंख्या है, जब ये पृथ्वी 1000 करोड़ की जनसंख्या में आएगी तो खाद्य संकट एक बहुत बड़ा संकट होने वाला है। और मैं सबको बोलता हूं और खुद भी इसके ऊपर अपना अमल करता हूं कि आप किसी भी शादी में जाएं, किसी भी समारोह में जाएं तो प्लेट में उतना ही लें जितना खा सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? किसान इतनी मेहनत से जो है अन्न उपजाता है, किसान इतनी मेहनत से को अपने खेत को सींचता है खून पसीने से, और वह अन्न उसके बाद ही हमारी थालियों में आ पाता है। तो मैं हर किसी से अनुरोध करता हूं, इन बच्चों को भी सिखाता हूं और तमाम बच्चों को सिखाता हूं जो इनके दोस्त हैं, जो इनके मित्र हैं, और आप सबसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि अन्न को भी बचाने का प्रयत्न करिए, क्योंकि ये अन्न रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाना रहेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं रहेगा। आज बहुत बड़ा खाद्यान्न संकट होने वाला है आने वाले 50 साल बाद। तो इस तरह की
तमाम बातें हैं। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों को भी सीखना चाहिए कि मानव श्रम और मानव परिश्रम का हमेशा महत्व होना चाहिए। कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति समाज में छोटा बड़ा नहीं होता। हर व्यक्ति सम्मान के योग्य जो मेहनत कर रहा है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हर कोई व्यक्ति जो एक दूरस्थ इलाके में मजदूरी कर रहा, हर एक व्यक्ति जो किसी टोल प्लाजा में गार्ड का काम कर रहा, हर एक वो व्यक्ति जो खेत में मजदूरी कर रहा है, वह सम्मान का योग्य है। तो ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देना सीखिए जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, क्योंकि परिश्रम मेहनत का ही जो है बोलबाला है। और देखिए वह राजा महाराजा जो है वह देश या धरती नहीं बनाते, धरती और देश बनाता है परिश्रम करने वाला वह व्यक्ति जो खेतों में पसीना बहा रहा है, जो कहीं पे मजदूरी कर रहा है, जो उन पेड़ों को सींच रहा है। तो परिश्रम का हमेशा महत्व होना चाहिए, परिश्रम करने वाले का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और इस तरह के तमाम बातें हैं दोस्तों जो करने की है, परंतु मैं समझता हूं कि आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं अगर तो वह उसको भी कर सकते हैं। और मैं अपनी बात इस बात से खत्म करूंगा कि किसी भी कार्य में निरंतरता बहुत जरूरी है। आपको किसी भी विषय में, किसी भी कार्य में निरंतर होना पड़ता है और तब जाके वह सफलता मिल पाती है। अगर मैं समझता हूं कि बालोद से निकला वह व्यक्ति अगर हताश निराश हो जाता और वह सोचता कि नहीं यार कपड़े का काम ठीक नहीं है, चलो कुछ और काम कर लें, चलो हम एग्रीकल्चर का कुछ काम कर लें, या वह सोचता कि नहीं यार चलो एग्रीकल्चर भी नहीं जम रहा है, चलो हम कुछ फास्ट फूड खोल लें, तो देखिए वह सफलता नहीं मिलती जो सफलता आज दिख रही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो निरंतरता रखिए किसी भी काम में, जो भी काम आप कर रहे हैं निरंतरता के साथ साथ उसमें लगन और उसमें आपकी रुचि भी दिखना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। तो लोगों को लगता है कि कुणाल शुक्ला जो है वो ऐसे ही बन गया। कुणाल शुक्ला ऐसे ही नहीं बना। कुणाल शुक्ला के बनने के पीछे बहुत सी कहानियां हैं जो यहाँ पे प्रीति जी हैं वह इस चीज की गवाह हैं कि कुणाल शुक्ला तब वह बन पाया जब उसकी बात लोगों तक पहुंच पाई, जब एक कटते पेड़ के लिए उसने उस कटते पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किया, या किसानों को पानी दिए जाने के लिए उसने आंदोलन किया जब किसानों को पानी नहीं मिल रहा था, खेत सूखे थे और उनका पानी उद्योगपतियों को जा रहा था। तो इस प्रकार से अगर आप अकेले भी चाहें तो अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, समाज में अपना नाम पहचान बना सकते हैं। तो अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है, ये बात भी आप लोगों को जानना समझना चाहिए। तो मुझे लगता है मैंने काफी बातें कर दी और शायद कुछ अति बातें भी कर दी जो आप लोगों को शायद पसंद ना आई हो, मुझे लगता है। तो अगर कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न हम लोग ले लेते हैं और फिर चर्चा को विराम देते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो एक दो प्रश्न हम लोग लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और उसको खत्म करते हैं। मैं आपसे सर सबसे पहले तो आपको जय श्री कृष्णा। जय श्री। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे हम लोग सब जितने भी हमारे जो टीम मेंबर हैं, हम सब साथी लोग हैं, कहीं ना कहीं छोटे गांव से भी हैं, कुछ लोग रायपुर से भी हैं, कुछ लोग काफी दूर से हैं जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आकर यहाँ पर अकेले रहते हैं और अपनी जो भी सैलरी मिलती है उससे अपने परिवार को चलाते हैं। चूंकि हम लोग सब छोटे गांव से निकले हुए हैं तो मन में कई बार बहुत हिचक होती है जब किसी बड़े व्यक्ति के सामने चले जाते हैं। और मैं नहीं जानता कि आपका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ और आप आज इतनी बिंदास और इतनी एनर्जी तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपने उसको बनाने के लिए पूरा मेहनत किया है, तो ही आप किसी चीज़ को कर पा रहे हैं। तो हम लोग बहुत जगह रुक जाते हैं, हिचकते हैं कि अपनी बात को कैसे रखें। तो सर मतलब इसलिए भी हिचकते हैं कि शायद हमको ऐसा लगता है कि हमारे को उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये तो हमारे जैसा ही सामान्य व्यक्ति है और इसका भी नॉलेज उतना ही है जितना हमारा नॉलेज है। तो हम जब हिचकते हैं तो सर उस हिचक से बाहर कैसे निकले? क्योंकि आपने भी सब चीज़ों को यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि मैं अपनी बात बताऊँ कि आज मैं भी इस परिवार का सदस्य हूँ, दिल्ली राजरा बालोद से निकले हैं और एक बार मेरे को मौका मिला कि ईस्ट इंडिया रिटेल मीट का कलकत्ता में एक सब मीट था
जहाँ पर मुझे एज ए गेस्ट बुलाया गया था। और वहाँ पर राकेश बियानी जी जो बिग बाजार के जो समझ लीजिए किशोर बियानी जी के बाद के व्यक्ति हैं, वो वहाँ पर थे और उनके मुझे बाजू में बैठने का मौका मिला। तो मैं शायद पूरे शरीर में मेरे वाइब्रेशन था और मतलब बोले ना कि ठंडी में भी पसीना निकल रहा था। तो उस समय मैं बहुत मुश्किल से जब क्वेश्चन आंसर वाला सेशन चालू हुआ और एक तो वहाँ इंग्लिश चली गई और हम लोग को इंग्लिश आती नहीं, अब हम सब हिंदी के मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो मैंने ये बोला था भाई कि अगर मेरे से कुछ चीज़ की जानकारी आपको चाहिए तो मुझसे हिंदी में पूछिए, मैं आपके अंग्रेजी के प्रश्न को समझ नहीं पाऊंगा कि आप पूछना क्या चाहते हैं। तो वो उस दिन था जब मैं ये बोल पाया और उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी आया कि हमको अपनी बात बोलना है ताकि सामने वाले बात को हमारे तरीके से बता पाए। तो मैं चाहूंगा कि हमारे टीम के सभी सदस्यों को आप ये बताएं कि कहीं पर भी रुकना नहीं है, तो उसके लिए ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको हमको करना चाहिए। जैसे नहीं, वाकई ये बहुत अच्छा आपने बात उठाया कि खास तौर से एक छोटी जगह से निकलने वाला व्यक्ति जिसे अंग्रेजी भाषा नहीं आती है और अंग्रेजी तो स्मार्टनेस की भाषा है, तो इस प्रकार से दिक्कतें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको हिचक और शर्म और वो मन में जो एक हीन भावना है ना, वो छोड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अभी जैसा कि जुनैद भी बता रहे थे, हम लोग दुबई में थे, तो इंग्लिश बोलना या समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, परंतु मेरी जो मातृभाषा है वो हिंदी है। तो खास तौर से अगर हम लोग देखें तो खास तौर से जो भारतीय लोग हैं या हम जो हिंदी भाषी लोग हैं, किसी भी 5 स्टार होटल में जाते हैं या एयरपोर्ट में जाते हैं और वहां देखते हैं कि जो रिसेप्शन है वहां पे बैठी एक सुंदर लड़की या स्मार्ट युवक जो है वो इंग्लिश में बोलना चालू करता है, तो हम लोग झिझकते हैं, हम लोगों के मन में एक हीन भावना आ जाती है। तो आप बेधड़क उसको बोलिए कि आपको क्या हिंदी नहीं आती, आप हिंदी में बात करिए, मैं हिंदी में अधिक कंफर्टेबल हूं, मैं हिंदी में अधिक जो है सुविधाजनक मैं महसूस करता हूं, तो बकायदा वो हिंदी में बात करेगा। दुबई अभी हम लोग गए जैसे, तो वहां पे ये करमन ने भी आपको बताएगा, एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पे मैंने किसी अफ्रीकन से, मैंने किसी ईरानियन से या मैंने किसी यूरोपियन से इंग्लिश में बात की, मैं उससे हिंदी में ही बात करता था, क्योंकि मुझे गर्व है, हिंदी मेरी मातृभाषा है और अगर मुझे हिंदी आती है तो आपको भी हिंदी समझना होगा, मैं ऐसा समझता हूं, ऐसा मैं मानता हूं। तो वो अफ्रीकन गार्ड भी मैं देखा, वो हिंदी समझ रहा था, बोल भले नहीं पा रहा था, पर वो जवाब दे रहा था कि नहीं, इस डेस्टिनेशन में आपको ऐसे जाना है। एक किस्सा है, हम लोग ग्लोबल विलेज में लाइन में लगे हुए थे, करमन में भी लगा था, बड़ी बड़े क्यू लगे थे, वहां पे जर्मन गैलरी अलग थी, वहां पे जापान की गैलरी अलग थी, इंडियन गैलरी भी अलग थी, यहाँ पे लाइनें लगी हुई थी। तो मेरे पीछे एक 3-4 लाइन में एक लड़का खड़ा था, जो वो शेख का वो जो ड्रेस रहता ना, वो पोशाक पहना हुआ था, तो मुझे उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके जो है उसके लुक से मुझे लगा कि ये इंडियन या पाकिस्तानी होगा। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि क्या आप इंडियन हैं? तो उसने नहीं का सिर हिलाया। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आप पाकिस्तानी हैं? उसने नहीं बोला। तो फिर मैं बोला आप कहां से हैं? तो उसने कहा कि मैं ईरान से हूं, हिंदी आती समझती लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, आपको ना ये शर्म, ये झिझक, ये छोड़ना पड़ेगा। मैं जब कौन बनेगा करोड़पति में मैं गया 2001 में, और जब सामने सदी का महानायक खड़ा था तो एक शर्म झिझक हुई, परंतु वो शर्म झिझक छोड़ के जब मैंने उनसे बात की तो वह भी वैसे ही बात की जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं। तो वो उन्होंने भी वो चीज को छोड़ा। तो वो शर्म झिझक छोड़िए और आगे बढ़िए, यही जो है सफलता का मूल मंत्र है। मेरे ख्याल से काफी बातें हो गई और मैंने काफी बोर कर दिया, तो अब वाणी को विराम दिया जाए कि किसी और का कोई सवाल है कि खत्म कर दें, जैसा बोला। एक सवाल था वो, हाँ बताइए। एक बार एक भैया का एक मैं पढ़ रहा था, तो वहां पे समझ में आया कि एक बार ना, मैं बता देता हूँ पूरी स्टोरी, कि एक बार कॉलोनी की कुछ महिलाएं किसी कॉलोनी की इकट्ठी हुई और वहां पे
सर के पास आई और उन्होंने कहा कि आपस में आसपास के एरिया में कुछ लोग काफी ज्यादा मतलब जो होते ना लुच्चे लपंगे टाइप के, कुछ ऐसा ही गैंग टाइप का, कुछ ठेला वेला कहीं कुछ ऐसी घूमती उमटी लगा के वहां पे आने जाने वालों को उससे बहुत परेशानी होती थी। तो वो लोग आए भैया के पास और अपनी समस्याएं बताई। तो भैया उस समय जोन कमिश्नर के पास गए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और आप इसका कुछ सोल्यूशन निकालिए और वहां से ये सारी चीजों को हटाइए ताकि वहां का माहौल जो है वो सही हो पाए। तो उसी समय सलमान खान का जो हिरण वाला केस था उसका फैसला आया था 15 साल बाद। तो जोन कमिश्नर ने कहा कि आप देख रहे हैं कि सलमान खान का फैसला भी 15 साल बाद आया है, तो आपको क्या लगता है कि आपको तुरंत इंसाफ मिल जाएगा? तो भैया उस चीज को लेकर के काफी ज्यादा गुस्से में आए और उन्होंने शर्ट उतार के वहीं पे धरना चालू कर दिया जोन कमिश्नर के पास। फिर मीडिया आई, उसका सब कवरेज हुआ, बात बहुत आगे तक गई। तो जोन कमिश्नर के ऊपर भी कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर आया कि इतनी सारी चीजें हो रही, आप चीजों को सही क्यों नहीं कर रहे। और उसके बाद वो चीजें बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो गई, वो सारी चीजें वहां से हटा ली गई। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। तो कोई भी आंदोलन अगर शहर में होता है तो ये बिना शर्ट वाला आंदोलन जो है ये भी उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका में आता है। तो मैं चाहूंगा एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, इसी तरह मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और खूब तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सीतू भाभी भी मैं चाहूंगा अगर कुछ कहना चाहें तो हमारी टीम खासकर हमारी जो लेडी विंग है वो सुनना जरूर चाहेगी। अगर दो सब कुछ भी आप अपनी भावनाएं यहाँ पे व्यक्त करें। श्री शिवम के इस शानदार टीम को मेरा जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप सबने यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे सब इकट्ठा है और एक परिवार के माहौल में है, ये देख करके वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अभी शर्ट वाला जो एग्जाम्पल हुआ, सिर्फ शर्ट उतरा था या पूरे अंडरवेयर था? हाँ, सच पूरा बोलना जरूरी है। वो इसलिए भी जरूरी है कि आप लोग सब कपड़ों के कारोबार में जुड़े हुए हैं, तो कपड़े का महत्व आपसे ज्यादा कौन जानेगा। तो आप सोचिए कि आप कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जब कपड़े आप देते हैं किसी को, जिस वक्त आप कोई आता है कपड़े लेने के लिए, आज ही एग्जाम्पल, आप लोग तो यूनिफॉर्म पहनते हो, बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है यूनिफॉर्म पहनना। वरना जब कहीं भी जाना होता है तो सबसे बड़ा टेंशन होता है यार क्या पहने। तो सबसे पहले दिमाग में प्रश्न यही आता है कि क्या पहने, यानी कपड़े। तो वहां से कोई भी चीज हो, घर से बाहर निकलना हो या ना, घर में भी रहना है, तो सबसे पहले कपड़े। जीवन का अभिन्न अंग कपड़े, और आप उसमें हो जिसमें भी। श्री शिवम, हम ऐसा समझते हैं कि डेली वेयर घर के कपड़े से ज्यादा आप फेस्टिव ओकेजन्स के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हो। शादी खासकर अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट जिसको बोला जाता है, ज्यादातर सभी के जीवन में एक बार शादी करते हैं हम लोग, ऐसा मानते हैं, शाहरुख खान का डायलॉग भी है। तो उस शादी के लिए आज छत्तीसगढ़ में जब भी शॉपिंग की बात होती है तो बात होती है कहाँ जाना है? श्री शिवम। तो आप सिर्फ कपड़ों के बिजनेस में नहीं है, आप सपने सजोने के बिजनेस में हैं। तो इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज हमें बुलाया, इतना सम्मान दिया। दूसरी बात हम बोलना चाहते हैं, जो झिझक की बात हो रही थी, तो आपने पूछा जैसे कि छोटे जगह से आते हैं, तब मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, रायपुर जैसे शहर से हैं, उनके मम्मी पापा दोनों इतने बोलने वाले हैं और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में दिखने वाले, उन दोनों में भी आज झिझक है। वो है इनहेरेंट, एक नेचर होता है इंट्रोवर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, एक वो होता है, और दूसरा कि थोड़ा बचपन में होता है वो अपने आप को जितना ज्यादा ट्रेन करोगे आप, अपने डर के आगे जीत है, ये सही है, एकदम सत्य वचन है ये। तो डर को जिस दिन काबू पालोगे उस दिन आप हर तरह से हर चीज में सफल हो जाओगे। आप लोग सपने सजोने के काम में इसी तरह जुड़े रहिए, छत्तीसगढ़ को सुंदर बनाइए। आप तो छत्तीसगढ़ के बाहर भी बहुत शहरों में, तो शादियों को के अलावा सभी जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ के लोगों को इसी तरह सुंदर बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का साथ अगर इसी तरह मिलता रहा, क्योंकि हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा आप जैसे लोग ही हैं, आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद ही हमको ऐसा
लगता है कि हमारी एनर्जी और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही है और हम लोग और बेहतर अपने आप को करने के लिए आगे बढ़ पाते हैं। नायरा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो एक बार पुनः पूरे श्री शिव परिवार की ओर से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत छोटे से निमंत्रण पे आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए। मैं जोरदार तालियों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके बाद मैं सभी से आमंत्रित करता हूँ कि आज का ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करवाएं।